हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। अब मेरे पीछे ये जो ऑफिस देख रहे हैं ये है आरबीआई का ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये है मुंबई ऑफिस। ऐसे ही मैं एक और ऑफिस आपको दिखाना चाहूँगी, ये है दिल्ली का ऑफिस। और इस तरीके की जो लाइफस्टाइल है, इतने बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं इंडिया में, ये एक ही बैंक में अवेलेबल है, वो है आरबीआई। आरबीआई आपको एक ऐसी बड़ी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है, जो इसकी बिल्डिंग है वो इसकी लाइफस्टाइल को जस्टिफाई करती है, क्योंकि 2 लाख रुपए के आसपास की सैलरी, एडेड बेनिफिट्स, ऐसे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं टू वर्क इन आरबीआई। इससे बड़ा एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट है आरबीआई में काम करने का, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत ही बेहतरीन तरीके का वर्क लाइफ बैलेंस भी प्रोवाइड करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आगे चलते हैं, समझते हैं कि आरबीआई में आज मैं किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने आई हूँ और हम एग्जैक्टली यहाँ पर आज क्या बातें करने वाले हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के लिए जो वैकेंसी आती है आरबीआई ग्रेड बी DEPR के बारे में। तो बिल्कुल बेसिक कट टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले तो जो इसका एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जुलाई 25 से, और आप अगस्त 16 शाम 6 बजे तक के इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। DEPR का क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज क्राइटेरिया क्या है, रिलैक्सेशन क्या मिलता है, ये सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो DEPR का पेपर पैटर्न होता है, ये आप समझें कि पेपर पैटर्न वही है, फेज़ 1 है, फेज़ 2 है। फेज़ 1 की जो डेट्स है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट डेट्स का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप ये बात समझें कि आपके पास अभी से समय होगा, मतलब कि जुलाई में हम अभी हैं, लगभग जुलाई ख़त्म हो चुका है वैसे, तो जुलाई से लेके आपके पास अगस्त और सितंबर का समय होगा। सितंबर 14 को DEPR का जो है आपका पेपर है, और फेज़ 2 का जो पेपर है वो अक्टूबर 26 को है। इसके अलावा जो वैकेंसीज हैं, जनरल में 8 वैकेंसीज है, SC में 1 वैकेंसी है, ST में 6 वैकेंसी है, OBC में 5 वैकेंसी है। टोटल मिला के 21 वैकेंसीज आई है DEPR में। और ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये जो ऊपर और नीचे क्रीम कलर से लिखा है, इस पे थोड़ा खास ध्यान देंगे कि मिनिमम आपको 55% चाहिए इन ग्रेजुएशन, अगर आपको ये वैकेंसी में फिल करना है। बट अगर मान लीजिए आप ST SC या PWBD कोटा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे 55 के बदले आपको सिर्फ और सिर्फ 50% की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब अगर आपकी 55% है और आप जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी होगा। बट अगर मान लो आपका मास्टर्स डिग्री है और आप ST SC या PWBD से बिलोंग करते हो और आपका 50% या फिर ऊपर स्कोर रहा है, तो भी आप एलिजिबल हैं ये वाले फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले जो मास्टर्स डिग्री की मैं बात कर रही हूँ, जो आप फिल कर सकते हैं, एक बार फोकस करते हैं कि कौन से मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इसेंशियली जैसे अगर आपके पास MBA है फाइनेंस में, या फिर अगर आप MA है इकोनॉमिक्स में, तो दैट विल बी ग्रेट। इसके अलावा जो और भी डिग्रीज है जिसके थ्रू आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, वो है MA MSc आप कर सकते हैं क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या फिर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। बेसिकली या तो इकोनॉमिक्स या तो फाइनेंस जो है आपके सिलेबस का कम से कम 50% से ऊपर का हिस्सा होना चाहिए। आपके डिग्री में लिखा होना चाहिए MA इन इकोनॉमिक्स, PGDM इन फाइनेंस, MBA इन फाइनेंस, इस तरीके की बातें। इसके अलावा अगर हम मास्टर्स डिग्री यहाँ पे MA MSc की बात करें, तो ये क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये सारी जो है डिग्रीज भी यहाँ पर वैलिड है। एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, जस्ट इन केस अगर मान लीजिए आपका एग्री बिजनेस फाइनेंस में भी आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है, MA या MSc है, तो भी आप एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट में यहाँ पर 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स की एज लिमिट जो है वो रखी गई है, बट उसमें भी ऑफ कोर्स आपके पास रिलैक्सेशन होता ही है। अगर आप ST SC हैं तो 5 इयर्स, अगर आप OBC हैं तो 3 इयर्स। बट अगर आप एक्स बैंकर हैं तो आपके प्रोबेशनरी पीरियड को हटा के आपके पास 3 साल का और समय होगा। मतलब कि अगर आपने 1 साल प्रोबेशन सर्व किया और उसके बाद आपने 3 साल सर्व किया हुआ है, तो 33 ईयर्स तक का आपका टाइम होता है, जहाँ पे आप 3 साल का कम से कम रिलैक्सेशन ले सकते हैं। बेसिकली अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हैं, आप पिछले मान लीजिए 5 साल से बैंकर हैं, तो आप 33 ईयर्स में भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया कि आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 की मैंने आपको डेट्स बता दी थी, बट इसका आप पैटर्न समझते हैं कि किस तरीके से ये पेपर को पूछा जाता है। तो
सबसे पहले जो आपका फेज 1 होता है वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के, और फेज 1 का ही पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का होता है। अब याद रखें कि इन दोनों पेपर को मिला के आपके पास 2 घंटे का समय होता है और 100 नंबर का पेपर आता है ईच, मतलब 200 नंबर का फेज 1 और 200 नंबर का फेज 2। जो फेज 1 होता है उसका पेपर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है इकोनॉमिक्स में, बट डिस्क्रिप्टिव है इंग्लिश में। जब मैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करती हूँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे आरसी, एसए और प्रेसी पूछा जाता है, और आरसी, एसए और प्रेसी जो है आपने देखा होगा आरबीआई ग्रेड बी जो जर्नलिस्ट के लिए पोस्ट आती है वहां पे भी पूछा जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड इन दिस एग्जामिनेशन, जब हम डिस्क्रिप्टिव के पर्सपेक्टिव से बात करें तब। तो जब हम डिस्क्रिप्टिव के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आता है वो ये है कि आपको अपना स्किल जो है एक नॉच ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। चाहे हम ग्रेड बी की बात करें, इस एग्जाम में बात करें, तो एज कंपेयर टू नॉर्मल एग्जाम जो हमारे आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ होते हैं, वहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव पूछी जाती है वो सिर्फ ऐसे और लेटर तक के सीमित होती है, जबकि यहाँ पर आपके पास प्रेसी और आरसी भी आ जाता है और लेटर हटा दिया जाता है। ऑल्सो द टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड इन दीज एग्जामिनेशंस दे आर अ लिटिल डिफरेंट। थोड़ा सा आप देखेंगे हमेशा इकोनॉमिक या सोशल इश्यूज से रिलेटेड होगा या इकोनॉमी ऑफ इंडिया से रिलेटेड होगा और कोई एक जनरल टॉपिक होगा। हालांकि क्योंकि आपके पास पूरे 2 घंटे का समय होता है, यहाँ पे 120 मिनट का समय होता है और 100 नंबर की पूछी जाती है, तो आप जो है काफ़ी स्कोरिंग समझ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को। फिर फेज 2 जो है, फेज 2 कोर आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, जहाँ पे आपसे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। याद रखें डिस्क्रिप्टिव है मतलब दोनों ही आपको ऑनलाइन टाइप करना है कंप्यूटर में, लैपटॉप के थ्रू। तो और इसमें भी वेटेज सेम है। 400 नंबर का टोटल आपका ये रिटर्न टेस्ट होता है। 400 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट और रिटर्न टेस्ट मिलाने के बाद 75 नंबर का आपका इंटरव्यू भी होता है। बट इंटरव्यू में बैठने के लिए आपको पहले ये वाला कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा और फिर ये दोनों मिलाकर आपका जो है फाइनल टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में याद रखें कि किसी भी ऐसे आरसी या फिर प्रेसी लिखने के लिए आपके पास स्किल सेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ टू स्टार्ट एन आर्टिकल, हाउ टू एंड इट, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और उसको किस तरीके से इंक्लूड किया जाए अपने पूरे टेस्ट में, पूरे अपने एग्जामिनेशन में, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि आपका जो इंटरफेस है उसके साथ आप फेमिलियर रहें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कीबोर्ड पे टाइप करना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर में टाइप करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी आइडियाज़ या टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे हैं उसमें वो आपका एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स नहीं मांग रहे, बट वो जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप करेक्टली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है लग रहा होगा कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा डिस्क्रिप्टिव समझना, बट मैं आपको लिटरली मैसेजेस दिखा सकती हूँ ऑफ स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए हैं हमारे आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में, और जिन्होंने एग्जाम के बाद, और इवन आप जाके एनालिसिस भी देख सकते हैं। एग्जाम एनालिसिस में मैंने लास्ट ईयर 1-2 स्टूडेंट से लाइव कनेक्ट किया था जो बाय गॉड्स ग्रेस टुडे दे आर सिटिंग इन द आरबीआई मुंबई ऑफिस। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि इट इज़ वेरी सिंपल। 1 सेकेंड, आपको एक प्रॉपर तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आप अभी से दौड़ना चालू करेंगे तब जाके आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में यू विल बी सक्सेसफुल। अब आगे चलते हैं। जो सिलेबस फेज 1 का जो पेपर 1 होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है, वहाँ पे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स तो ऑफकोर्स पूछा जाता है, बट यहाँ पे कुछ थ्योरीज है जो आपको पढ़नी पड़ती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कंज्यूमर डिमांड की 4-5 थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको एम्प्लॉयमेंट, ISLM मॉडल और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स पढ़ना पड़ता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में या PG में, उनको आइडिया होगा ही कि क्या होता है। न्यू क्लासिकल अप्रोचेस आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर आते हैं ये जहाँ पर बोल रहा है पब्लिक फाइनेंसेस, जहाँ पे टैक्सेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रीन GDP, एनवायरमेंटल वैल्यूएशन की बात हो रही है। तो ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 5 और 6, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत आपको जो है करंट का नॉलेज होना चाहिए रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स। इसके अलावा फिर 7th पॉइंट पे जहाँ पे यहाँ पे दिया है द नेम इटसेल्फ सेज क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, तो इसका मतलब हुआ ही कि यहाँ पे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं।
आगे चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक मॉड्यूल में कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, मार्केट थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी और वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। बट हाँ, याद रखें कि इसको हम सिर्फ टॉपिक वाइज ऐसे कंप्लीट नहीं कराएंगे, हम आपको बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ना होगा, सुपर एडवांस लेवल तक के पढ़ना होगा, इस तरीके से पढ़ना होगा दैट यू एक्चुअली बिकम सक्सेसफुल इन दिस एग्जामिनेशन। आगे चलते हैं। फेज़ 2 का जो पेपर 1 होता है, जहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आंसर्स, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो दीज आर द टॉपिक्स जो आपने फेज़ 1 के लिए भी पढ़े हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे थोड़े डिटेल में हैं, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट हो, चाहे यहाँ पर मनी एंड बैंकिंग हो, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, ये सारे के सारे वो टॉपिक्स है। ये थ्योरीज ऑफ टैक्सेशन, थ्योरीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सारे वो टॉपिक्स है जो आपने फेज़ 1 के लिए पढ़े ही हैं, बट आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा टू मेक श्योर कि आप अच्छे से लंबे और परफेक्ट आंसर्स लिख सके जो रिक्वायर्ड है फॉर दिस एग्जामिनेशन। याद रखें, वैकेंसी बहुत कम है और अवेयरनेस भी बहुत कम है, तो जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ही कम है इन द लॉन्ग रन फॉर पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू। तो स्टूडेंट्स हु वुड एक्चुअली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन वो बहुत ही कम होंगे, पर अगर आपने अच्छे से मेहनत करी तो यू डेफिनेटली डिजर्व अ चांस, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के साथ डील करना है। इकोनॉमिक्स जो आपका ऑलरेडी फोर्टे होगा, आई सपोज अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट इन करते हैं तो, और इसके बाद होगा इंग्लिश। तो ये 2 चीज़ों में अगर आप अच्छे से कर सकते हैं, आप अगर इन दोनों, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसके अलावा हम जब क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसके मॉड्यूल में ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे इकोनोमेट्रिक्स है, यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें हम टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी, ये सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन, इंडेक्स नंबर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स, बेसिक्स ऑफ बाइसेंस इकोनोमेट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी इन फेज़ 2 पेपर 2। इसके बाद पॉलिसी एंड ट्रेंड्स में ये कुछ चीज़ें हैं। अगेन दिस इज समथिंग जहाँ पर आपको करंट अफेयर भी अपना ध्यान में रखना पड़ेगा, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन का हिस्ट्री भी क्या रहा है इंडिया में और करंट सिचुएशन क्या रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया कैसे स्टार्ट हुई थी अब से लेकर अभी तक के, फिस्कल पॉलिसी के भी आपको डिटेल्स में जानना होगा, उसमें वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं और जो उसके बेसिक आइडियाज़ हैं, और वहाँ पर भी कुछ कुछ जो नंबरिंग सिस्टम में जो फॉर्मूलेज होते हैं वो सारे फॉर्मूला को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बट ऑफ कोर्स ये कुछ सेक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाबार्ड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इन सेक्टर्स के बारे में पढ़ते ही हैं, तो ये आपको वहाँ पर भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सारा सिलेबस जो मैं आपको बताना चाह रही थी। इसके अलावा याद रखें कि अगर आप इस एग्ज़ामिनेशन की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे याद रखें, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर आपकी, देखो ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इसका अगर आप सोचेंगे कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है टू एक्चुअली डू सेल्फ प्रिपरेशन। बट हाँ, अगर आप ये सोचें कि आप एक मेंटोर या गाइड के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं आपको 2-4 चीज़ें बताना चाहूँगी कि हम आज यहाँ पर आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स हम आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे। हो सकता है आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट रहा हो इकोनॉमिक्स और आपने बहुत अच्छे से ना भी पढ़ा हो, बट स्टिल वी विल मेक श्योर कि हम आपके कंसेप्ट्स को ब्रशअप करवा सके, आपको इतने डिटेल में पढ़ा सके कि आपके एग्जामिनेशन में आप एक्चुअली उसको यूज़फुल तरीके से यूज़ कर सको नंबर पाने के लिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, अगर मान लीजिए आप ये फॉर्म फिल करने से सिर्फ और सिर्फ इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से दिक्कत है, आपको लगता है कि आप नहीं लिख पाएंगे ऐसे आरसी या प्रेसी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हम पे छोड़ दें। ओवर द पीरियड ऑफ these 2-3 years we have made it a point कि हम अपने आप को एक्सपर्टीज़ उसमें डाल दें कि हाँ हमसे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो भी पढ़े स्टूडेंट वो उसमें एक्सेल कर सके। इसके अलावा इस बैच में वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू विथ डाउट सेशंस, डाउट रूम,
हम जूम सेशंस करने वाले हैं, पर्सनलाइज्ड हम आपको टाइम टेबल बनाकर देने वाले हैं आपके लिए, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप नहीं है वर्किंग प्रोफेशनल, जो भी आपका क्राइटेरिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर, कि हम आपको टेस्ट का इवैल्यूएशन भी करके देंगे। सो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आपको मैं सबमिशंस दूंगी, और ये सबमिशंस आपको जब आप करेंगे तो मैं आपका 1-on-1 इवैल्यूएशन भी आपको करके दूंगी। ये सबमिशन हमारे दोनों तरीके के होंगे, लाइव भी होंगे और बाद में मेल पर भी होंगे। अगर आप इस बैच में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस बैच में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा ये मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इसके लिए आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाना होगा। जब आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि RBI, आप देखेंगे यहाँ पर RBI होगा। जैसे ही आप RBI ग्रेड बी में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा RBI ग्रेड बी P2I DEPR बैच। अभी इस बैच में डबल वैलिडिटी है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये साल भर के लिए आपके पास बैच अवेलेबल है एट द प्राइस ऑफ 6 मंथ्स। मेरा मानना है इंस्टेड ऑफ रजिस्टरिंग फॉर 1 बैच यू शुड गो फॉर बैंक महापैक प्लस, क्योंकि अभी फिलहाल RBI ग्रेड बी का भी हमारा बैच चल रहा है, DEPR का तो बैच है ही, फ्यूचर में हमारा नाबार्ड, सेबी, IBPS, SO, इस तरीके के अलग अलग और भी बैचेज आते हैं। इवन हमारे SBI, IBPS, ये सारे एग्जाम्स के बैचेस अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, डाउट रूम, डाउट सेशन, प्री मेंस इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इन सभी की तैयारी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ पर आकर एनरोल करेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। आप इसके लिए बैंक महापैक प्लस में आए। बैंक महापैक प्लस में अभी डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ्स की वैलिडिटी चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 6 मंथ्स के प्राइस में अपने आप को 15 मंथ्स के लिए रजिस्टर करेंगे। 15 मंथ्स के लिए रजिस्टर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि 6 मंथ्स की प्राइस में आप अपने आप को 15 महीने के लिए रजिस्टर करेंगे तो आपके पास 15 महीने के लिए सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम, सारे रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम, बेसिकली बैंकिंग का कोई एग्जाम नहीं बचेगा जिसके लिए आपको गाइडेंस, क्लासेस, मेंटोरशिप और फाउंडेशन की क्लासेस, मेंस की क्लासेस, प्री की क्लासेस, इंटरव्यू और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको प्रोवाइड करी जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर जाएं, ये 15 मंथ्स की वैलिडिटी पे सिलेक्ट करें कि आप 15 महीने के लिए चाहते हैं। 15 मंथ्स में जाने के बाद आप यहाँ पर एक ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे और ये रेफरल कोड है Y659। जैसे ही आप Y659 अप्लाई करेंगे आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप बैंक महापैक प्लस में रजिस्टर कर लेंगे एट 4,703 रुपीज़। याद रखें कि जब आप Y659 जो है रेफरल कोड अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अलॉन्ग विद ऑल दीज गाइडेंस एंड मेंटोरशिप इज अवेलेबल टू यू। इस बैच को हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको एक बार बैच दिखा देती हूँ। अगर आप इंडिविजुअल बैच में जाकर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन में जाना होगा। आप एप्लीकेशन में जाने के बाद आप ये बैच देखेंगे। हमारा ये बैच 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। आप इस बैच में भी इंडिविजुअली जाकर Y659 के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, बट मेरा मानना है बैंक महापैक प्लस इज़ अ बेटर सॉल्यूशन। बाकी आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस डाउट को डाल दें, ताकि कमेंट कर दें, ताकि हम आपको रीच आउट कर सके और हम आपका डाउट जो है वो सॉल्व कर सके। ये एग्जामिनेशन क्रैक करना पॉसिबल है या नहीं, अगर ये आपका डाउट है तो डेफिनेटली पॉसिबल है विथ राइट गाइडेंस। याद रखें, पूरे मार्केट में वी आर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू ऑल दीज एग्जामिनेशन। अगर आप हम पे ट्रस्ट करेंगे तो वी विल डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट कि हम आपको सिलेक्शन दे पाएँ। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।